जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज आप लोग को हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्रिया है उस पर वीडियो लेकर आए हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक रचना और एक संरचना। जो कि रचना कर्म के आधार पर होता है और संरचना प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है और प्रयोग के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। सकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की क्रिया। तो पहला है संयुक्त क्रिया, नान धातु क्रिया, प्रेरणावाचक क्रिया, पूर्वकालिक सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया। इसकी परिभाषा है, जिस शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यह विकारी शब्द है। प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की क्रिया होती हैं। एग्जाम्पल है पढ़ना, खेलना, दौड़ना, चलना आदि। अकर्मक क्रिया में देखिए, जैसे दौड़ना, रोना, हंसना, सोना, चलना, उड़ना, नाचना आदि। और सकर्मक में खाना, पीना, तोड़ना, लिखना, पढ़ना आदि। अब सर्वनाम के साथ विभक्ति का लिखना संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। जैसे उसने खाना खाया, मैंने सांप देखा, हमने दूध पिया, उसका कार्य अच्छा है। संज्ञा के आधार पर संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति अलग लिखी हो उसे विश्लिष्ट कहते हैं। जैसे राम को खाना दो आदि। ये क्रिया आपको हिंदी लूसेंट से सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो हिंदी की लूसेंट बुक ले लें आप। राम ने चिड़िया उड़ाई, चिड़िया पकड़ी, ये सभी वो संज्ञा के आधार पर है। आप इन सबको नोट कर लें। आज एक क्रिया की टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, बाकी कल नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। अब धातु पढ़ते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु मूल अक्षर है जिनमें प्रत्यय लगाकर क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। इसके दो भेद हैं, पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। तो आइए मूल धातु पढ़ते हैं। मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र होती है। जैसे पढ़, लिख, खा, पी, देख आदि। इन्हीं से पढ़ता है, लिखता है, खाता है, पीता है आदि क्रिया बनती है। अब यौगिक धातु की बात करते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे उठना, बैठना, रोना, धोना, चलना, फिरना, चल देना, रो पड़ना आदि। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक, जिनकी परिभाषा है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। और अब बात करते हैं, जैसे ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे शिशु सो रहा है, कुछ बालक हंस रहे थे, पक्षी उड़ता है। यहाँ पड़ी हो गया तो इसको सुधार लें आप। पक्षी उड़ता है, मीरा जोर से हंसी, सांप रेंगता है। और दूसरा है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न होकर सहकर कर्म पर होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। इसके दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। जिसे सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला गाना गा रही है, रवि पतंग उड़ा रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो ये है सकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जो कि एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। तो एक कर्मक तो पढ़ा दिया हमने, लिखवा दिया।
आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। बाकी अब द्विकर्मक क्रिया है। अब दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो कर्म, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है। और अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। जैसे वह खाने लगा, मैंने किताब पढ़ ली, माताजी ने प्रसाद बांट दिए। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। तो इसका पहला भेद है आरंभ बोधक। इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, जैसे वह बैठे बैठे सोने लगा। दूसरा है लक्ष्मण खेलने लगा। अब समाप्ति बोधक वो क्रिया, इससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, जैसे राधा खा चुकी, ये काम समाप्त हो गया ना, खा चुकी मतलब अब खत्म हो गया। अवकाश बोधक, जहाँ कार्य को संपन्न करने में अंतराल अवकाश का बोध हो, माला सो न पाई। अनुमति बोधक, इससे कार्य किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है, जैसे उसे सो जाने दो, राधा को बोलने दो। अब है पांचवा नित्यता बोधक, इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है। नदी बहती रहती है, मतलब जो काम निरंतर होता रहे उसे नित्यता बोधक कहते हैं। हवा चल रही है, मतलब अभी चली रही है। अब छठा है आवश्यकता बोधक, इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है, मोहन को इस काम को जल्दी करना चाहिए। अब है निश्चय बोधक, ये 7वां है। इससे क्रिया की निश्चयता का बोध होता है, जैसे तुम देर करोगे तो मैं चला जाऊंगा। अब 8वां है इच्छा बोधक, इससे कार्य करने की इच्छा का बोध होता है, जैसे अब मैं सोना चाहती हूँ। दूसरा उदाहरण, वह घर जाना चाहता है। 9वां अभ्यास बोधक, इससे क्रिया करने का अभ्यास बोध होता है, वह पढ़ता रहता है, मतलब निरंतर पढ़ता रहता है। शक्ति बोधक, इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का पता चलता है, जैसे सीता बोल सकती है। किसी के शक्ति का या फिर किसी के अंदर क्या चल रहा है वो पता लगा सकते हैं इससे। पुनरुक्त बोधक, जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है, जैसे हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, तोतल से तुतलाना, लाठी से लठियाना। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पहला होता है प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। जिसे वो प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा प्रदान करने वाले को प्रेरक कर्ता कहते हैं, और जो प्रेरणा लेता है उसे प्रेरित करता, जैसे प्रेरणा लेने वाले को प्रेरित करता कहते हैं। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता स्वयं भी शामिल होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। वह सबको भजन सुनाता है और महेश बच्चों को रुलाता है, गीता बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। और अब द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जैसे मोहन गीता से पत्र लिखवाता है। उदाहरण है, हम कुली से बोझ उठवाते हैं, पिताजी अपनी कार मैकेनिक से ठीक करवाते हैं। अब चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राम भोजन करके सो गया, मीरा रोकर चुप हो गई। 5वां है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य
क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने की सहायता प्रदान करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, वे हंस रहे थे, हम देख रहे थे। अब छठा है कृदंत क्रिया। इसमें है जब मूल धातु न प्रत्यय छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय हो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलेगा में एगा, खेलेगा में भी एगा है, लिखता में लिख प्लस ता, लिखता हो गया लिख प्लस कर, लिख कर। सातवां है सामान्य क्रिया। जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही पद की आवश्यकता होती है। जैसे राधा गई, सीता गई, रीता जागी, मोहन चलो, विशाल नहाया, अमन आया, अनुपमा भागी। आठवां है सजातीय क्रिया। जब एक ही क्रिया शब्द को रूपों में लिखा जाए उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है, बाबर ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हमने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी। अब अनुकरणात्मक क्रिया, हिनहिनाना, खटखटाना, फड़फड़ाना, झनझनाना, मिनमिनाना आदि। तो क्रिया का आज महत्वपूर्ण टॉपिक तो ख़त्म हो गया। बाकी कल एक और नए टॉपिक पर, हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।